हम लास्ट वीडियोज में दर्पण दर्पण के द्वारा बनने प्रतिबिंब, इनसे संबंधित परिभाषाएं, लेंसों की प्रकार, इन सब चीजों को स्पष्ट कर चुके हैं। तो यहां जो हम बताएंगे आपको लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना, दर्पणों द्वारा जैसे प्रतिबिंब बनना बताया था, ऐसे ही लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनना बताएंगे। ठीक है जी, देखिए पीछे हमने पढ़े थे दर्पण, तो हल्का हल्का सा रिवाइज करते हुए चलेंगे। दोनों को जो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो इनको जल्दी से समझ जाओगे। ये था तुम्हारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और ये था अवतल दर्पण। ठीक है, ये था उत्तल दर्पण और ये था अवतल दर्पण। यहां जो हमारे प्रतिबिंब बन रहे थे, तो दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो परावर्तन के द्वारा बनता है। दर्पणों में किसके द्वारा बनता है? परावर्तन के द्वारा। जबकि लेंसों में जो बनता है प्रतिबिंब वो अपवर्तन के द्वारा बनता है। ये बात ध्यान रखोगे, दर्पणों में प्रतिबिंब परावर्तन के द्वारा, जबकि लेंसों में किसके द्वारा बनता है? लेंसों में अपवर्तन के द्वारा बनता है। क्लियर हुई? अब हमने इसमें जितने भी बनाए थे वो वास्तविक बनाए थे। क्या बनाए थे? वास्तविक दर्पण में। और इसमें बने थे आभासी। इसमें कौन से बने थे? आभासी। जब बात दर्पण की थी, किसकी थी? दर्पण की थी। और यदि हम लेंस की बात कर लें, ये उत्तल लेंस है और ये तुम्हारा हो गया अवतल लेंस। उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस ये था, उत्तल दर्पण ये वाला था, तो आभासी प्रतिबिंब बन रहे थे। लेकिन यहां पे कैसे बनेंगे? वास्तविक बनेंगे, वास्तविक। और इसमें बनेंगे आभासी। ये कॉमन चीज होगी पहले तो। इसमें जो परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं दर्पणों में, और लेंसों में अपवर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। और इस वाले दर्पण पे, कौन से पे? अवतल दर्पण पे वास्तविक बनते थे। यदि अवतल लेंस है तो क्या बनेंगे? आभासी बनेंगे। अवतल उत्तल उत्तल दर्पण था तो आभासी बन रहे थे, यदि उत्तल लेंस है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे। एक स्थिति हमें यहां भी मिली थी, एक स्थिति यहां भी मिलेगी, जिनमें हमारा चेंज हो रहा था। एक स्थिति पे हमारे यहाँ आभासी था, ऐसी एक स्थिति यहां भी आएगी हमारी, जिसमें क्या बनेगा? आभासी बनेगा। क्लियर होती है इतनी बात है? अब समझते हैं। सबसे पहले जब हम दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने की बात, लेंसों से प्रतिबिंब बनाने की बात करते हैं, तो हम तीन स्थितियों की बात करते हैं, या तीन स्थितियों को हमें समझना होता है। तीन स्थिति हमें समझनी होगी। पहले हम बताते हैं उत्तल दर्पण में। ये इसका प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम सी के नाम से जानते हैं, क्या है? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र सी। और इसका फोकस F1 और द्वितीय फोकस F2। द्वितीय फोकस F2। यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, ये तुम्हारी मुख्य अक्ष है, क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो वो दर्पण से, लेंस से अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। ये होगी। यदि प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है? वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो वो लेंस से अपवर्तन के बाद कहां होकर जाएगी? द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। क्लियर होगी? दूसरी स्थिति, पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति F1 और F2। यदि प्रकाश की किरण प्रथम फोकस F1 से होकर जा रही है,
प्रथम फोकस F1 से होके जा रही है तो दर्पण से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। जब प्रकाश की किरण कहां से जा रही है? प्रथम फोकस से होके जाती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर। जस्ट इसका उल्टा हुआ, जो समांतर थी वो द्वितीय फोकस से होकर गई और जो प्रथम फोकस से होकर जा रही है वो समांतर होगी अपवर्तन के बाद। तीसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन होगी तुम्हारी प्रकाशीय केंद्र सी। प्रकाशीय केंद्र सी, यदि कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होके जा रही है, प्रकाशीय केंद्र की ओर को जा रही है, तो वो बिना मार्ग विचलित हुए, बिना रास्ता भटके हुए सीधी निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी। तो हम तीन किरणों की कल्पना करेंगे। क्या किरणों की कल्पना करेंगे? तीन किरणों की कल्पना करेंगे। ये अभी तुम्हें जो बताई है उत्तल के लिए बताई है, यहीं से अवतल के लिए बताते हैं। अवतल को भी साथ के साथ ही समझ लो, तीनों स्थिति अवतल पे भी होंगे। देखिए ये अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रकाशीय केंद्र ये होगा सी, और ये होगी इनकी प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। तो इसका जो द्वितीय फोकस होगा ये होगा और प्रथम फोकस ये होगा। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस समझिए। हाँ, जैसे हमारी जो प्रकाश की किरण यहाँ पे समांतर जा रही थी तो वो द्वितीय फोकस से होकर जा रही थी। अब यहाँ भी समांतर जो किरण है हमारी, ये किसके समांतर है? मुख्य अक्ष के जो समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं अपवर्तन के बाद ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे हमारी द्वितीय फोकस से निकल के जा रही हो या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये ऐसे हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ऐसे। तो इसका मतलब हमें ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे यहां से निकल के जा रही हो। कहां से? द्वितीय फोकस F2 से निकल के जा रही हो। तो इसमें प्रतीत होता है और इसमें वास्तव में होके जाती है। तो इसलिए यहां जो बन रहे थे आभासी बन रहे थे और इसमें क्या बन रहे थे? वास्तविक बनेंगे प्रतिबिंब। क्लियर होगी बात? अब दूसरी किरण की बात, जो कि द्वितीय फोकस से, जो प्रथम फोकस से होके जा रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर थी। के समांतर थी। ऐसे ही यहाँ पे अब दूसरी कंडीशन देख लीजिए। चलो यहां दिखा देते हैं। F2 और F1। यदि प्रकाश की किरण द्वितीय फोकस से होके जाती है, द्वितीय फोकस से होकर जाती है, तो दर्पण से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। जो प्रथम फोकस से होकर जा रही थी तो द्वितीय फोकस के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ऐसे ही उसमें है, यदि हमें प्रतीत हो रही है, यदि हमें क्या हो रही है? प्रतीत हो रही है कि द्वितीय फोकस से होकर जा रही है, सॉरी थोड़ा सी मिस्टेक हो गई। अच्छा, ये हाँ ठीक ठीक। देखिए प्रथम फोकस द्वितीय फोकस से होकर जा रही है तो इसके क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। जब प्रकाश की किरण कौन से लेंस में? अवतल दर्पण में, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में द्वितीय फोकस से होकर जा रही है तो वो अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरी स्थिति देखिए इसकी। प्रकाशीय केंद्र, यहाँ भी प्रकाशीय केंद्र है इसे, ये प्रकाशीय केंद्र से ही है। यदि प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र की ओर को जा रही है या प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। जैसे इसमें निकल रही थी ऐसे इसमें भी निकल जाएगी। तो हम किरणों की क्या स्थिति देखेंगे? तीन स्थिति। एक जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, एक फोकस से होकर जा रही है और दूसरी प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है। तो इन में से किन्हीं दो किरणों को पकड़ेंगे हम, किन्हीं भी दो किरणों को पकड़ेंगे। किन्हीं दो किरणों को पकड़ने के बाद प्रतिबिंब की स्थिति जो है हमें स्वतः ही मिल जाएगी। तो आगे देखते हैं। पहले हम अब उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना।
तो ये बच्चों स्थिति आपके समझ में आ गई होंगी। अब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनना, प्रतिबिंब बनना, ठीक है। उत्तल लेंस उत्तल लेंस ये क्या है तुम्हारी मुख्य अक्ष, क्या है मुख्य अक्ष है, प्रकाशीय केंद्र सी है। तो पहली स्थिति, फर्स्ट स्थिति, यहाँ पे वस्तु पर डिपेंड करेगी कि वस्तु कहाँ कहाँ रखी गई है। तो पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर रखी हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है, तो उस स्थिति में देखिए F1 C1 और F2, तो दो किरणों की कल्पना करेंगे, अनंत पे से आ रही है, तो अनंत पे से एक जो प्रकाशिक केंद्र से होके जा रही है, सॉरी उससे फोकस से होके जा रही है, प्रथम फोकस से, तो समांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगी समांतर। और दूसरी किरण है जब हमारी कहां से जा रही हो, दूसरी किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है, तो प्रकाशीय केंद्र वाली सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल के गई। तो जहां पे दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं, जहां पे दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं, तो वहां पे क्या बनता है प्रतिबिंब, ये रहा। तो ये जो बिंदु होगा ये तुम्हारा F2 पे बनेगा प्रतिबिंब। कहां पे बनेगा, F2 पे। वस्तु अनंत पे रखी हुई है, वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पे। अनंत पे से प्रकाश की दो किरणों की कल्पना कर रहे हैं हम, एक जो प्रथम फोकस से होकर जा रही है जो समांतर हो जाएगी, क्या हो जाएगी समांतर। दूसरी जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है तो वो बिना मार्ग विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो वहां पे क्या बनेगा प्रतिबिंब। तो वो बिंदु क्या है तुम्हारा F2, अर्थात हम बोलेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा है, उल्टा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और कैसा बनना, वास्तविक, वास्तविक। और उस पर द्वितीय फोकस पर, इस पर बनना द्वितीय फोकस पे, द्वितीय फोकस पे। तो वास्तविक की तो एक कॉमन चीज है, वास्तविक तो बनेगा ही बनेगा। और दूसरा है उल्टा बनेगा। एक स्थिति आएगी सीधा और आभासी की, उस स्थिति को बता आगे चलते हुए आ जाएगी। तो जब वस्तु कहाँ रखी हुई, अनंत पर रखी हुई है, तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा द्वितीय फोकस पे बनता है। दूसरी स्थिति जब वस्तु जो है अनंत प्रथम फोकस के दुगने के बीच में रखी हुई हो। दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत व 2f1 के बीच हो, बीच हो। F1 F2, इसके 2f1 यहाँ पे होगा, इसके दो गुण के बराबर 2f1, और ये अनंतता इसके बीच में रखी हुई है वस्तु। क्लियर हुई बात, इसके बीच में। तो दो किरणों की कल्पना, एक तो समांतर जा रही है, तो समांतर वाली कहाँ हो जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। एक हमने ले ली प्रकाशिक केंद्र सी, कि जो प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जा रही है, जो प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाएगी, तो ये रही। इस प्रकार जहां पे कटेंगी जाकर के, यहां पर ये कटेंगी जाकर के, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है, थोड़ा ज्यादा बना देंगे, जब ग्राफ पे लेंगे तो ग्राफ पे सीधे सीधे आते हैं, तो लगभग में ले लेते हैं।
2f2 2f2। तो कैसा बनना देखो, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा और f2 व 2f2 के बीच में, मतलब द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस के दो गुने के बीच में बनता है। वास्तविक तो होगा ही और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा ही होगा। अब कैसे बनना, वस्तु से छोटा है और कहां पे बनना, इसके लेंस के दूसरी ओर f2 व 2f2 के बीच में बनेगा। क्लियर हुई। तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति के लिए चलो डायग्राम दूसरा ही ड्रॉ करना पड़ेगा। जब वस्तु 2f1 पर रखी हो, कहां पर रखी है, f1 2f1 वस्तु यहां पर रखी हुई है। प्रकाश केंद्र से एक प्रकाश की किरण ये चल रही है, प्रकाश की किरण तो यहां से कहां पे जाएगी, f2 पे हो जाएगी, क्या होगी, ठीक है। दूसरी जो प्रकाशिक केंद्र से जा रही है वो बिना मार्ग विचलित हुए सीधे आगे बढ़ जाएगी। तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनना, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 2f2 पर। किस पे बनेगा, 2f2 पर प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक आभासी वास्तविक वस्तु से छोटा और वस्तु के बराबर, वस्तु के समान हो गया, क्या होगा, समान, वस्तु से समान व 2f2 दूरी पर बनेगा। जितनी भी दूरियां हैं हमारी प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाएंगी, वो प्रकाशिक केंद्र से ही नापी जाएंगी। तो ये रही थी तुम्हारी अभी तीसरी स्थिति। चौथी स्थिति में प्रतिबिंब, चौथी स्थिति है जब वस्तु कहां रखी हुई है, 2f1 व f1 के बीच रखी हो। चौथी स्थिति आ जाती है जब वस्तु आपकी कहां रखी है, f1 व 2f1 के बीच में। चलो ऐसा कर लो, f1 व 2f1 के बीच में। प्रकाशिक केंद्र C, f1 और 2f1 वस्तु इन दोनों के बीच में रखी हुई है। तो एक तो ये गई जी समांतर वाले द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, f2 से होकर गई। दूसरी जो प्रकाशिक केंद्र है उससे होकर जाएगी। इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। प्रतिबिंब यहां पे बनेगा 2f2 और आगे को क्या है तुम्हारा, अनंत। क्या हो जाता है, अनंत। तो प्रतिबिंब बना यहाँ पे। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो कहने का मतलब है जब प्रकाश की जो वस्तु है वो f1 में 2f1 के बीच में रखी हुई हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से बड़ा। अब यहाँ के बाद जो स्थिति थी, यहाँ वाले पे बराबर बन जाएगा, यहाँ से इधर वाले पे छोटा बनेगा। अब इधर को जैसे चलते चले जाएंगे, वस्तु को इधर को जैसे लेते चले जाएंगे तो प्रतिबिंब बड़ा होता हुआ चला जाएगा। क्लियर हो रही है बच्चे। इधर को जैसे जैसे लेके चलते चले जाएंगे तो वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती चली जाएगी, वस्तु से बड़ी होती हुई चली जाएगी। क्लियर है। अब क्या रख देते हैं यहाँ पे, देखिए f1 पे है आपका वस्तु, कहाँ रखी हुई है, f1 पर स्थित है, f1 पे स्थित है। तो f1 में जब वस्तु स्थिति, तो प्रकाशिक केंद्र ये तो यहाँ पे बहुत दूरी पे जाकर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि अनंत पे बनेगा। जब वस्तु कहाँ रखी हुई है, जब वस्तु प्रथम फोकस f1 पर स्थित है, कहाँ पे है, f1 पे स्थित है। तो ये वाली हम इसको बोल सकते हैं कि 2f2 कहाँ बनेगी, ये 2f2 व अनंत के बीच बनेगी। और वस्तु से कैसा बनेगा, बहुत बड़ा आकार का, सीधा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
पांचवी स्थिति इसकी, ये पांचवी थी, छठी स्थिति। अब वस्तु को कहां पे ले जाएं? वस्तु को ले जाएं इसके बीच में, यहां कहा लिया हमें, F1 व दर्पण उस लेंस के बीच में या प्रकाश केंद्र के बीच में। छठी स्थिति, जब वस्तु F1 व लेंस के बीच हो, लेंस के बीच हो। प्रकाशी केंद्र सी, ये प्रकाश किरण लगेगी तो कहां से जाएगी? F2 से होकर जाएगी, एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। ये इनमें फैलाव आ गया। क्या आ गया? फैलाव। ये कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि जब फैलाव किरणों में आ जाए तो आगे जाके तो मिल ही नहीं सकती, वो पीछे मिलेंगी। तो इसको हम ऐसे देखेंगे, इसको पीछे लेंगे। कहां पे लेंगे इसको? पीछे। ऐसे इसको पीछे लिया, पीछे को जब हटाते हैं तो हमें ऐसे महसूस हो रही है कि जैसे यहां से निकल के आ रही हो। कहां से निकल के जा रही हो? इस बिंदु से निकल के जा रही। तो प्रतिबिंब इनका यहां पे बनेगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ये है आभासी। आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा और लेंस के सामने, लेंस के सामने। केवल यह स्थिति एक ऐसी है जिसमें आभासी आएगा और सीधा आएगा। बाकी और स्थिति में सब में वास्तविक रहेगा और उल्टा ही रहेगा। समझ में आ गई? तो वह स्थिति है जब वस्तु जो है F1 व प्रकाशिक केंद्र बोल दो या लेंस के बीच में स्थित हो। तो क्लियर हो गया बच्चों? अब दूसरा टॉपिक आता है आपका अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो देखेंगे हम, देखिए ये तुम्हारा अवतल लेंस होगा। इसमें सब के सब हमारे क्या बनेंगे? आभासी बनेंगे। वस्तु F2 और F1, प्रकाशिक केंद्र C, प्रकाशिक केंद्र C। जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु हमारी कहां है? अनंत पे स्थित है। वस्तु कहीं भी है, अनंत पे से आ रही है, प्रकाश की किरण ये आ गई, एक ऐसे ले ली, प्रकाश की किरण अनंत पे है और अनंत पे से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद हमें कहां से महसूस होंगी? कि जैसे ऐसे निकल के तो ये हो जाए। अपवर्तन के बाद क्या हो जाएंगी? प्रकाश की किरणें जो समांतर चल के आती हैं तो ऐसे प्रतीत होती हैं अपवर्तन के बाद जैसे द्वितीय फोकस से निकल के आ रही हो। तो जब अनंत पे वस्तु रखी हुई है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बिंदु आकार का, बिंदु आकार का, आकार का। और कहां पे? F2 पर, F2 पर और आभासी। ऐसा बनेगा आभासी। क्लियर हुई? दूसरी स्थिति ये थी जब वस्तु अनंत पे थी, अनंत पे थी। दूसरी स्थिति जब वस्तु दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत व प्रकाशिक
केंद्र के बीच कहीं भी स्थित हो। देखिए उत्तल लेंस जो था, उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति पर डिपेंड कर रहा था कि वस्तु कहाँ कहाँ रखी गई है। जैसे जैसे वस्तु रखी जा रही थी तो वैसे वैसे प्रतिबिंब की स्थिति बदल रही थी। लेकिन यहाँ केवल और केवल हमने दो स्थिति की बात कर ली, एक तो अनंत पे हो और एक अनंत में प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं भी स्थित हो, चाहे प्रथम द्वितीय फोकस पे हो, द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, द्वितीय फोकस के दोगुने पर हो, या कहीं पर भी हो, उसका कोई लेना देना यहाँ नहीं है। सब में पहले ही बता दिया है, प्रतिबिंब सब में क्या बनेगा, आभासी ही बनेगा। और कहाँ बनेगा, F2 मतलब द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही बनता रहेगा। देखिए ये F1 सॉरी F2 F1 अब कहां रखी हुई है वस्तु, ये रही प्रकाशिक केंद्र C और अनंत के बीच में कहीं भी रख ली, तो हमने यहाँ पर रख ली। तो यहाँ से प्रकाश की किरण ये गई, जो कि ऐसे महसूस होगी F2। अपवर्तन के बाद ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि कहां से निकल के जा रही हो, F2 से निकल के जा रही हो, द्वितीय फोकस से निकल के जा रही हो। दूसरी किरण की हम कल्पना करते हैं जो प्रकाशिक केंद्र से होके जा रहा है, प्रकाशिक केंद्र से होके जा रही है, तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। बिना विचलित हुए क्या निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। अब देखिए ये वास्तव में तो कहीं कटेंगी नहीं, लेकिन जब इसको हम बैक लेते हैं तो बैक लेने पे F2 से प्रतीत हो रही है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, यहाँ पे बनना है। ऐसा बनना वास्तु सॉरी सीधा, कैसा बनना है, सीधा बन रहा है। और वस्तु से छोटा और F2 व C के बीच मतलब प्रकाश केंद्र के बीच, C के बीच और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो क्लियर हुआ। तो इसमें वस्तु कहीं भी रखी हो प्रतिबिंब वहीं मिलेगा, हमें यहीं मिलेगा। तो ये हुई तुम्हारी प्रतिबिंब का बनने की क्रिया हो चुकी है। अब गोलीय, जैसे हमने गोलीय दर्पणों में आपको बताया था कि उचित चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही हम चाहे ये हो प्रकाशिक केंद्र, इसका यह है, चाहे तुम्हारा कौन सा हो, ये वाला हो, उत्तल दर्पण हो, प्रकाशिक केंद्र C हो गया, तो इसको ऐसे करके ये x अक्ष x डैश, y अक्ष और y डैश, x अक्ष x डैश और इसको ऐसे बढ़ा तो y और y डैश। इस प्रकाशिक केंद्र को मूल बिंदु मान करके, इधर की हमारी पॉजिटिव होती है, इधर की नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है नेगेटिव, ऐसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जो ज्यामिति का रूल है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रतिबिंब के चिन्ह, तो यहाँ भी वही करेंगे। प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु की दूरी u, फोकस दूरी f। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो हम लेते हैं इसकी देखिए, जैसे जैसे हमारे यदि वस्तु तो सदैव दर्पण इसके लेंस के सामने ही रहती है, तो u का मान तो सदैव माइनस ही रहता है। यदि v का मान प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो इधर वाले सब के सब क्या थे, आभासी थे। क्या थे, आभासी थे। तो आभासी प्रतिबिंब जो बनेगा उसमें नेगेटिव चिन्ह आएगा v का, और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो प्लस का v आएगा। फोकस दूरी इसके लिए नेगेटिव होती है और इसके लिए पॉजिटिव होती है। दर्पण का जस्ट उल्टा होता है, दर्पण में ये नेगेटिव थी और ये पॉजिटिव थी, लेकिन इसमें क्या हो जाता, उल्टा होगा। क्लियर हुआ। तो देखो अब आपको बता दिया है कि जो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग है हम ज्यामितीय निर्देशांक के अनुसार x अक्ष वाले x y z ये बताई दिया आपको, इसी का अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जो हमारी इस निर्देशांक ज्यामिति में यूज करते हैं वही हम क्या करेंगे, प्रकाशिक केंद्र जो है उसको मूल बिंदु मान करके इधर वाली दूरी पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव, ऊपर वाली जो है पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव, सेम इसी प्रकार हम यूज करते हुए चलते हैं। अब बात करते हैं लेंस सूत्र की। लेंस
सूत्र की। तो देखो पीछे हमने दर्पण सूत्र बताया था, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये था। ठीक है, और इसका हमने आपको पहले बता दिया सिलेबस में निगमन नहीं है, और यदि निगमन की आपको आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। ऐसे ही लेंस सूत्र का भी निगमन अब नहीं है, पहले हुआ करता था, अब इंटर लेवल पे है इसका निगमन। तो केवल और केवल हम यहाँ सूत्र जो है न्यूमेरिकल बेस में ही इसका प्रयोग करेंगे। तो निगमन की आवश्यकता नहीं है, यदि किसी को रिक्वायरमेंट हो तो अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ सकता है। 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ये होता है तुम्हारा लेंस सूत्र। गाइस इसमें इतना अंतर है, दर्पणों के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं और लेंसों के लिए क्या लेते हैं, नेगेटिव। लेंस के लिए नेगेटिव। एफ यू और वी, एफ यू वी के सामान्य संकेत हैं। एफ फोकस दूरी है और वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। यू क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और यह है प्रतिबिंब की दूरी, और यह है लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी। और ये सब की सब दूरी हमारी कहां से नापेंगे, प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। प्रकाशिक केंद्र सी से ही ये नापे जाएंगे। उचित चिन्हों के साथ हम इस फॉर्मूले में, इस सूत्र में जो है मान रख करके अपना न्यूमेरिकलों को आसानी से करेंगे। आगे देखिए आवर्धन, लेंस की आवर्धन क्षमता। आवर्धन, इसको हम रेखीय आवर्धन भी कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन जो होता है लेंस का रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन जो होता है, रेखीय आवर्धन को हम एम के द्वारा डिनोट करते हैं। रेखीय आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई इमेज, इमेज के लिए हम आई यूज करते हैं अपॉन वस्तु की लंबाई। वस्तु को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं तो इसलिए ओ से यूज करते हैं। अर्थात किसी भी लेंस की आवर्धन क्षमता जो है उस लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब तथा वस्तु, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात के बराबर होती है। तो इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं, एम बराबर आई अपॉन ओ, आई अपॉन ओ। और ये इसके बराबर भी होता है, एम इक्वल आई अपॉन ओ इक्वल वी अपॉन यू, वी अपॉन यू। लेंस की क्या होती है, तुम्हारी आवर्धन क्षमता होती है। स्पष्ट हो जाता है। अगला है तुम्हारा क्षमता, लेंस की क्षमता। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, लेंस की क्षमता, कैपेसिटी। जब कोई भी लेंस प्रकाशित किरण को जितना अधिक मोड़ सकता है, अधिक जो है उसके मार्ग से विचलित कर सकता है, हम उसको कहते हैं कि उस लेंस की उतनी ही अधिक क्षमता है। अर्थात हम सीधा सीधा कह देंगे कि किसी लेंस की क्षमता को हम पीछे डिनोट करते हैं, उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। जबकि फोकस दूरी किसमें मापी जाए, मीटर में नापी जाए। तो क्या हुआ, दोबारा से समझ लो, लेंस प्रकाश किरणों को जितना अधिक मोड़ सकता है, हम कहते हैं कि उसकी क्षमता उतनी ही अधिक है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि किसी लेंस की जो क्षमता है उसकी फोकस दूरी f के प्रतिलोम के बराबर होती है। क्षमता p लेंस के प्रतिलोम या व्युत्क्रमानुपाती होती है, और जब f जो किसमें नपी हुई हो, मीटर में नपी हुई हो, तो हम क्षमता हमारी कितनी होती है, क्षमता बराबर p इक्वल 1/f। जब f हमारी मीटर में नपी हुई हो, इसका मात्रक जो होता है डायोप्टर, d से डिनोट करते हैं इसको, डायोप्टर। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में नापी जाए, इसमें नापी जाए सेंटीमीटर में, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा f इक्वल 100/f। जब f किसमें है, सेंटीमीटर में, f किसमें है, सेंटीमीटर में है। क्लियर हो गया। इतने डायोप्टर के लिए हम d यूज करते हैं। तो बच्चों ये रही तुम्हारी जो पहले अध्याय की चैप्टर फर्स्ट था, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। इसकी जो टोटल थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इसके जो न्यूमेरिकल हैं हम अगली वीडियो के द्वारा जो है न्यूमेरिकल भी करा देंगे। तो सभी स्टूडेंटों से मुझे आशा और पूर्ण उम्मीद है कि हमारे द्वारा ऑनलाइन जो पढ़ाया जा रहा है इससे भरपूर जो है आप फायदा ले रहे होंगे। सो थैंक्स, धन्यवाद। पुनः मिलते हैं एक बार अगली वीडियो के साथ।